गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेकर हाजिर हूँ, एडुटोरिया वॉल्यूम 2 का। इससे पहले कि गाइज, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 10 तक नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। एवं मैंने बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए, बिहार सचिवालय सहायक भर्ती के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट चला रखा है। वो आपका वॉल्यूम 1 का है, एडुटोरिया का, यूनिक प्रकाशन का है और द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का है। तो आप प्लेलिस्ट चेकआउट करके आप देख सकते हैं। इससे पहले कि गाइज, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं अपना कमेंट ज़रूर शेयर करें कि आपने कितना स्कोर किया है। एवं इसमें कुल 70 प्रश्न के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो गाइज, शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये है अटलांटिक महासागर की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर जो कि एक ओर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका से तथा दूसरी ओर यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप से घिरा हुआ है एवं इस महासागर की तटरेखा बहुत कटी फटी है, जिसके कारण इसकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। एवं व्यापार की दृष्टि से यह संसार का सबसे व्यस्त महासागर है, अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बोल रहा है कि धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थान पर एक समान है। यह कथन असत्य है, गलत है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। धरातलीय या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला दबाव ही वायुदाब कहलाता है। समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। वायुदाब मापने के लिए वायुदाब मापी यंत्र यानी बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं एवं इसकी इकाई मिलीबार होता है। तापमान एवं वायुदाब में विपरीत संबंध होता है एक दूसरे के। जब तापमान अधिक होता है तो वायुदाब कम हो जाता है और जब तापमान कम होता है तो वायुदाब अधिक हो जाता है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहते हैं? तो ये कहते हैं अफ्रीका को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहाँ घने वन, विस्तृत घास के मैदान, विशाल मरुस्थल फैले हुए हैं। ये सभी महाद्वीप में से सबसे अधिक उष्ण होते हैं। यह उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में स्थित होते हैं। इसकी जलवायु, वनस्पति एवं जीव जंतुओं में बहुत विविधता होती है। यह महाद्वीप वन्य जीव, खनिज और शक्ति के साधनों से संपन्न है। अगला प्रश्न, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो ये पठार है मालवा का पठार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं पश्चिमी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा जो कि बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न, बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो कुल 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो 9 जिला आपके इस प्रकार हैं: भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली तथा सारण। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो यह है मिजोरम में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे सबसे साक्षरता दर वाला राज्य आपका केरल है, लेकिन ऑप्शन में तो दे नहीं रखा है, इसलिए आपका उत्तर ए सही उत्तर हो जाएगा, मिजोरम। उसके बाद आपका हो जाएगा गोवा 88.7%, वही त्रिपुरा हो जाएगा 87.2%, वही मिजोरम की साक्षरता दर है आपका 91.33%। अगला प्रश्न, एवं वही 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, 61.8%। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो यह है गोवा की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं भारत की तटरेखा जो कि 9 राज्य में स्थित है, जो कि गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, जो कि 1214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, निम्न पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा होगा? तो पहले हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पंजाल। उसके साथ साथ मैं जोड़ना चाहूँ तो धौलाधर इसके बाद आ जाएगा एवं शिवालिक श्रेणी भी इसके साथ आ जाएगा। तो इसके साथ आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो सिक्किम जो कि थुमथांग घाटी इसमें है, नागालैंड में जुकू घाटी, पश्चिम बंगाल में कंबन घाटी। पश्चिम बंगाल में कंबन घाटी नहीं है, पश्चिम बंगाल में आपका ये न्योरा घाटी है। कंबन घाटी आपका ये तमिलनाडु राज्य में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि मिलान सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा हुआ है। तो वह चीन भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है। इसी के साथ आपका ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन डी। वही चीन के साथ लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य की सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। पाकिस्तान के साथ लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एवं गुजरात। वही नेपाल के साथ लगने वाले केंद्र शासित प्रदेश एवं राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो ये गंगावली नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यह नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिम घाट पर्वत से निकलकर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। वही सिंधु नदी जो कि सबसे महत्वपूर्ण नदी होती है, वो भी अरब सागर में गिरती है। इसके साथ साथ नर्मदा, ताप्ती नदियाँ भी अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोक सकती है। तो ये कुल 4 महीने तक रोक सकती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे साधारण विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जाता है, परंतु असहमति की स्थिति में विधानसभा प्रभावी होती है। वित्त विधेयक जो कि सिर्फ विधानसभा में पेश किया जाता है, विधान परिषद वित्त विधेयक को न अस्वीकृत कर सकती है और न ही 14 दिनों से अधिक रोक सकती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो ये होता है कर्नाटक में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पे केरल हो जाएगा और तीसरे स्थान पे तमिलनाडु हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में टाल मिट्टी का विस्तार नहीं हुआ है। तो ये बेगूसराय में नहीं हुआ है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी के दक्षिणी तटबंध की निम्न भूमि का क्षेत्र वह है जिसमें बाढ़ या वर्षा का जल भर जाने से भूमि क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, जिसे हम ताल कहते हैं। टाल मिट्टी जो कि गंगा दक्षिण नदी के दक्षिण में बक्सर से भागलपुर तक 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती। तो ये जाति है टोडा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व बसी कुछ जनजातियाँ जैसे मोनपा, डफला, अबोर, इसके साथ साथ मिसनी, नीसी, नागा ये जनजातियाँ हैं। अगला प्रश्न जो पाई जाती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो ये मैजनी को माने थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये इटली के क्रांतिकारी हैं। इटली के क्रांतिकारी मैजनी के विचार से प्रभावित होने के बाद ही राजनीतिक गुरु लाला लाजपत राय माने थे। उन्होंने मैजनी की रचना जो कि द ड्यूटीज ऑफ मैन जो कि उर्दू में अनुवाद किए थे, लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। तो वो है 1 नवंबर 1858 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन दिया गया। 1858 के अधिनियम के उपरांत गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था। अगला प्रश्न, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये है माउंट आबू में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिलवारा जो कि राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है एवं इन मंदिरों का निर्माण 11वीं एवं 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था, जो कि यह मंदिर पूर्णतः जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किए थे। तो ये किए थे कुंवर सिंह ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये जगदीशपुर में किए थे एवं यह आरा जिले के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। तो ये हुआ था रायगढ़ में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। 1674 ईस्वी में ही उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। रायगढ़ में जब उनका राज्याभिषेक हुआ तब उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न,
किसके सुझाव पर भर्तियों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो ये लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भर्तियों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइमन आयोग जो कि 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था एवं इसका मुख्य कार्य था मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। अगला प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये पटना में आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आरसी मजूमदार का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही वीर सावरकर का कथन है 1857 का विद्रोह जो कि स्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। वही विलियम हावर्ड रसेल का कथन था कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं जबकि ये धार्मिक युद्ध है। एवं जवाहरलाल नेहरू का कथन था कि सन 57 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निर्मित भारतीय जनता का संगठित संग्राम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी ने सबसे पहले भारत से धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो ये दिया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने 2 मई 1857 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पेपर जिसका शीर्षक था इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया को पढ़ते हुए पहली बार धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, रतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये मद्रास में लागू की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसके जन्मदाता थे थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। सर्वप्रथम जो कि मद्रास के बड़ा महल जिले में लागू किया गया था। रतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था और सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायित्व होता था। भूमिदार के पास भूमि को रखने और बेचने का अधिकार होता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पत्तियों में उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य कथन है? तो है रंध्र पोषक तत्वों को नियंत्रित करते हैं, यह कथन असत्य है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में पाए जाने वाले जो कि रंध्रों से होता है। वाष्पोत्सर्जन में पानी का वाष्प बनकर उड़ने के अलावा O2 और CO2 यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान भी रंध्रों द्वारा होता है। सामान्यतः ये रंध्र दिन में खोले और रात में बंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है? तो ये ग्रंथि है पीनियल ग्रंथि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि यह ग्रंथि उग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग में स्थित होती है। यह हार्मोन जो कि मेलेटोनिन हार्मोन सोने जागने के लिए एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पीनियल ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी अंतरस्रावी ग्रंथि होती है। यह मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव लार मुख गुहा में उपस्थित होते हैं? तो ये होते हैं विद्युत अपघटन, इमाइलेज, लाइसोजाइम यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लार में विद्युत अपघटन जो कि सोडियम धनायन, डबल धनायन, पोटेशियम धनायन, क्लोरीन आयन एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल SCO3 रिनायन एंजाइम जो कि होते हैं। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एलेक्जेंडर ग्राहम बेल जिन्होंने टेलीफोन की खोज की थी एवं एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये अवरक्त तरंग का उपयोग किया जाता है रात्रि में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका तरंग दैर्ध्य जो कि दृश्य प्रकाश से अधिक होता है। इसका प्रयोग जो कि लक्ष्य ढूंढने में, नियंत्रण में, निरीक्षण में रात्रि दृष्टि के लिए सैनिक द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है? तो है सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं उसे विकसित करने वाले फोटोग्राफी प्लेट जो कि विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न,
एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये किण्वन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोबर में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा होती है जिसे बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक हाइड्रोकार्बन होता है जो ज्वलनशील होता है, जिसे जलाने पर ताप और ऊर्जा प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो ये नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के सहयोग से ही बने हुए यौगिक होते हैं। पौधों को वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वह इसकी पूर्ति वायु तथा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आँखों में प्रकाश की किरण की मात्रा को निर्धारित करता है? तो ये करता है पुतली। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही आइरिस आपका ये प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करता है। प्रकाश जो कि आँख में कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करता है। कॉर्निया जो कि एक लेंस के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किस उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये निकेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण जो कि एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत असंतृप्त वसा को हाइड्रोजन, निकेल जो कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में संतृप्त वसा में परिवर्तित किया जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजनीकरण द्वारा एथिलीन अथवा एसिटिलीन से ईथेन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? तो ये है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समस्थानिक यानी आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो ये है ग्रेफाइट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वे पदार्थ जिनका उपयोग तेज गतिशील न्यूट्रॉनों की गति को कम करने के लिए किया जाता है उसे हम मंदक कहते हैं, जो कि ग्रेफाइट के साथ साथ आपका भारी जल भी मंदक के रूप में कार्य करता है। क्रोमियम तथा बोरोन या ब्रोमीन की छड़ों का उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक छड़ों के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के भ्रांतक कक्ष से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं आयनीकरण ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आयनीकरण जितनी अधिक होती है उतना ही नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अल्केन का सूत्र है? तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो अल्केन CnH2n+2, अल्कीन CnH2n एवं अल्काइन CnH2n-2। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अल्केन जो कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि एल्कीन तथा एल्काइन आपका ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है घेगा रोग। वही विटामिन ए की कमी से रतौंधी की बीमारी होती है, ब्लाइंडनेस। अगला प्रश्न, स्त्रियों में रज्जु निवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। साधारणतः कन्याओं को 14 या 15 वर्ष की आयु में उष्ण प्रदेशों में इससे भी पूर्व मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, जो कि कन्या गर्भधारण के योग्य हो जाती है। प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन किसी महिला के मासिक चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो मासिक चक्र समाप्त हो जाता है, यानी पीरियड खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सी है? तो है लाल प्रकाश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही द्वितीय अधिकतम वाला प्रकाश आपका ये है नीला। अगला प्रश्न, मलेरिया से मानव शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है पलिया, तिल्ली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मलेरिया जो कि प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है एवं इसकी वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होती है, जो कि द्वितीय पोषक होती है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है? तो ये नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न, एक झील में द्वितीयक दूसरी पोषण स्तर होता है? तो ये होता है
प्लवक। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई थी? तो ये 1987 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी शुरुआत असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी, जो कि 2006 ईस्वी में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये उत्पाद विधि, व्यय विधि और आय विधि, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी विधि द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कितना प्रतिशत है? तो ये 39.8% है। वही पुरुषों में कार्य सहभागिता दर 53.3% है एवं महिलाओं में कार्य सहभागिता दर 25.6% है। गाइज, मैं एक चीज़ बताना आपको भूल गया कि उत्पाद विधि, व्यय विधि एवं आय विधि, आपका उत्पाद विधि जो कि फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के समस्त मूल्य के मापने में इसका उपयोग किया जाता है। व्यय विधि वैसी विधि को बोलते हैं जो फर्मों द्वारा प्राप्त व्यय के समस्त मूल्य के मापने में इसका उपयोग किया जाता है। एवं आय विधि उस विधि को बोलते हैं जो उत्पादन के कारकों को मिलाने वाले प्रतिफल जो अपना मुनाफा होता है उसका योग करके आय विधि होता है। अगला प्रश्न जो कि हो चुका है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो ये चौकीदार की आय को शामिल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि गृहिणी की सेवाएं, पेंशन ये शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ये कहते हैं कानपुर को। ऑप्शन सी उसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पहला पूरे भारत का मैनचेस्टर गुजरात राज्य के अहमदाबाद को कहते हैं। वही दूसरा जो कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, एवं तीसरा जो कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही दूसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक IOA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी। एवं वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है? तो ये है डॉक्टर अमृता पटेल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्हें यह पुरस्कार 1992 में दिया गया था। वही भारत की बात करूँ तो भारत की पहली शख्सियत अदिति मुखर्जी रही। एवं यह पुरस्कार उन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की ओर से एवं फील्ड रिसर्च के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं R.K. नारायण के द्वारा गाइड, जो कि अंग्रेजी भाषा में ये सुप्रसिद्ध उपन्यास है R.K. नारायण के। अगला प्रश्न, लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोसांग के साथ साथ भोटिया समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला उत्सव है, जो फसलों की कटाई के अवसर पर सिक्किम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार राज्य से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसकी है? तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1923 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट रहे थे एवं भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये है कोयम्बटूर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही पुणे में भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1988 के बाद हर 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। वही 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं एवं 16 सितंबर को राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1977 में की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट संस्था है एवं इसकी स्थापना 1977 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी एवं इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की स्वच्छता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कानून और वित्तीय आपातकाल लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय सरकार, एकल नागरिकता एवं कानून बनाने की प्रक्रिया ली गई है। वही अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद है 312। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया गया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है कि संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो ये आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद है 19 के 1। 19 के 1 के ए में, जो कि पूर्णतः अनुसार प्रेस की स्वतंत्रता को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अनिवार्य हिस्सा माना है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य और ब्रिजभूषण बनाम दिल्ली राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रेस की स्वतंत्रता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगला प्रश्न, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये देता है एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। वह राज्यपाल के पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है एवं राज्य सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद बनती है तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद का संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्तियों से संबंधित है। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं जबकि लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया है? तो अनुच्छेद 32, 26 और 27, 227, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 226 आपका ये उच्च न्यायालय से संबंधित है। वही अनुच्छेद 227 जो कि उच्च न्यायालय की अधीनस्थ न्यायालय पर अध्ययन की शक्ति प्रदर्शित करता है। तीनों अनुच्छेदों को केशवानंद भारतीवाद में अनुलंघनीय मौलिक ढांचों घोषित किया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है 169। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान दिया गया है। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। वह है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। अगला प्रश्न, सरकारी आयोग की सिफारिश से संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से। तो यहाँ पे गाइज आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज आपका 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो गाइज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए। गाइज आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके, अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में वीडियो को शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।